हेलो गाइस। द स्मोक ऑफ हर बर्निंग, उसके जलने का धुआं। हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी। हेलो गाइस, भाग 1। ये बहुत ही ठंडा था। डेनमार्क में हमेशा ठंड रहती थी, खासकर नए साल की पूर्व संध्या पर। सर्द हवाएं परेशान और गरीब लोगों के लिए एक हताश ठंड लेकर आई। भूमि को तबाह करने के लिए युद्ध जारी रहे। संधियों पर हस्ताक्षर होते ही उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। औद्योगिकरण ने स्कैंडी के नौसैनिकों, शहरों और उसके लोगों को जहरीला बना दिया। अमीर गरीब और गरीबों के बच्चों को पूर्व की सड़कों पर छोड़कर गर्म जलवायु में बेहतर अवसरों के लिए युवा पश्चिम चले गए। अमीरों ने कोई बुरा प्रदर्शन नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देश छोड़कर चले गए। जहां भी राष्ट्र ने अपनी सीमाएं खींची या जिनकी मुद्रा का आदान प्रदान हुआ, जब तक उनके खजानों में सोना पड़ा रहा, अमीर गहरी नींद में सो रहे। द मैच वुमेन शायद ही कभी सोई हो। सोने के लिए उसके पास जो एकमात्र सोना था, वह उसकी आंखों के धब्बों में था। अंधेरी आंखों जो कुछ भी नहीं खोती थी। जॉनसन एंड सोडरबर्ग फैक्ट्री में अपनी जॉर्जर मेज पर झुकी हुई, उसने एक समय में 1 दर्जन या तो लकड़ी के छींटों को सल्फर में डुबो दिया। उसे बैठने से मना किया गया था। जहरीली गैस का एक बादल उसके चारों ओर मंडरा रहा था, जिससे उसकी वर्कशॉप को उसकी नीली हरी चमक और लहसुन जैसी गंध मिल रही थी। उसके हाथों की कॉलर्स पर चकत्ते पापड़ीदार हो गए थे, क्योंकि उसने स्ट्राइटिक एनीवेयर मैचों के लिए चीनी और फास्फोरस के मिश्रण के साथ प्रत्येक स्प्लिंट को कलात्मक ढंग से इत्तला दी थी। वे अत्यधिक लोकप्रिय थे और सड़कों पर अच्छी तरह से बिकने वाली एकमात्र किस्म थी। मैच वुमन अपने रुमाल में खांसी, इस बारे में चुप रहने के लिए सावधान। अगर मास्टर्स को पता होता कि वे बीमार है, तो वे उसे कोटा पूरा करने से पहले ही बर्खास्त कर देते। तपेदिक के संकेतों से परिचित होने के कारण उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसकी माँ की उम्र के लोगों ने इसे उपभोग कहा था, क्योंकि ये बीमारी जिसे भी पीड़ित करती थी, उसे खा जाती थी। इसने निश्चित रूप से उसकी माँ को थोड़ा थोड़ा करके खा लिया था। अपनी 12 घंटे की शिफ्ट के अंत में मैच वुमन ने अपने दर्द वाले जबड़े को एक पतले दुपट्टे में लपेटा, अपनी टोपी लगाई और घर चली गई। वे एक गली में पीछे हटने के लिए रुक गई। एक बर्फीली दीवार के खिलाफ झुककर उसने फ्लोरोसेंट उल्टी की। बोर्डिंग हाउस में प्रवेश करने पर सबसे पहले मैच वुमन पर किसी एक का ध्यान नहीं गया। हर दिन जो आधा डेनिश क्रोन कमाती थी, उससे उसने एक गंदा कमरा किराए पर लिया। अब सन्नाटा था कि उसका पति भाग गया था और उसके बच्चे मर गए थे। दूसरी सीमाओं से बड़ी संख्या में बच्चे चिमनियाँ और मिलों की सफाई करके लौट रहे थे। उसके अपने बच्चों का विपरीत, ये अन्य चुलबुले थे, रिकेट्स और स्कर्वी द्वारा झुके हुए थे। उदलेजर द्वारा परोसे जाने वाले पतले स्टू के लिए वे अक्सर लड़ते थे। स्टू पनीदार था, लेकिन कम से कम गर्म था। वे क्या है? उडलेजर ने मैच वुमन के जबड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैच वुमन ने अपनी मकान मालिकिन के सवाल का जवाब नहीं दिया। फोसी केबे। उसने माचिस की तीली को और करीब से देखते हुए थूका। मेरे प्रतिष्ठान में मेरे पास जबरदस्त जबड़ा नहीं होगा। वाह, एक अन्य किरदार ने क्रॉस का चिन्ह बनाते हुए मैच वुमन से दूर जाते हुए कहा। अपना सामान उठाओ और बाहर निकालो। उदलेजर ने अपना कटोरा साफ करते हुए आदेश दिया। करने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि जाओ और उसकी कुछ चीज़ें पैक करो। वे चुपचाप डाइनिंग हॉल से निकल गई और अंधेरे गलियारों से नीचे अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पलंग के नीचे से अपनी माँ की छोटी सी सूंड निकाली, फिर उसने उसे पीछे धकेल दिया। वे पैक करने के लिए बहुत थक गई थी।
अपने कमरे की अपेक्षाकृत गर्माहट में मैच वुमन ने अपने पहने हुए जूते उतारे और मक्खी की भूसी और पुआल से भरे हुए ढेलेदार गद्दे पर बैठ गई। अपने भाग्य के बारे में सोच रही थी। उसने अपने सूजे हुए जबड़े को छुआ। उसकी जीभ ने उसके कुछ बचे हुए दांतों को महसूस किया जो फास्फोरस के धुएं से ढीले हो गए थे। जैनसन एंड सोडरबर्ग में अपने वर्षों से वे जानती थी कि क्या उम्मीद करनी है। जैसे जैसे हड्डी का संक्रमण बिगड़ता गया, उसका मांस दुर्गंध लेने लगा, जिससे वे करीबी लोगों में अनिच्छुक हो गई। उसके दांत एक एक करके गिर जाते थे। शायद सड़ता हुआ मवाद उसकी आंखों के कटोरों तक फैल जाएगा। आंखों के कटोरों तक फैल जाएगा। वे अंधी हो जाएगी। वे पर्याप्त सड़क भिखारियों को पार कर चुकी थी जो उसी भाग्य से पीड़ित थी, लड़कियां जो उससे बहुत छोटी थी। आखिरकार मैच वुमन को अपने जबड़े को पूरी तरह से हटाने के लिए सर्जन को भुगतान करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। इसे संयुक्त में विभाजित करना और अलग अलग हिस्सों को अलग करना। हेलो गाइस, भाग 2। हिमपात हो रहा था। जैसे ही बर्फीले गुच्छे उसके सिर पर गिरे, माचिस की तीली को याद आया कि कैसे उसके पतले बाल उसकी गर्दन के नीचे सुंदर कर्ल में लटके थे। उसकी दादी ने उसकी चोटी सुंदर रिबन से बनाई थी। तुम एक परी हो, उसकी दादी ने कहा था। छुट्टी का इलाज उसके हाथों में दे रही थी। मैच वुमन की जीभ पर उसकी बटर कुकीज पिघल गई थी। और बाहर रहो, तुम गंदे कोढ़ी हो। सामने का दरवाजा पटकने से पहले रवैन उस पर चिल्लाया। द मैच वुमन स्थिर रही। उसके जाने के लिए कहीं नहीं था। समय के साथ उसने बोर्डिंग हाउस के किराएदारों के गायन, ग्लॉक पीने, मक्खन, कुकीज खाने, नए साल की तैयारी करने की कल्पना की, क्योंकि उसके हाथ ठंड से लगभग मर चुके थे। उसने खुद को गर्म करने के लिए एक माचिस जलाने का फैसला किया। RRH स्ट्राइक एनीहायर। मैच अपने नाम पर खरा उतरा। जल्दी से एक चमकदार लो में चमक रहा था। उसकी गर्माहट पर उसने खुशी से आह भरी। कड़ाके की ठंड वाली रात से राहत। उसकी टिमटिमाती रोशनी में उसे अपने पिता की याद आई जो अपने भाइयों को आग बनाना सिखा रहा था। अगर वे अपनी आंखें बंद कर लेती तो वे अपने पिता को सिर्फ इसलिए आग जलाते हुए देख सकती थी ताकि उनकी अंगीठी में हार्दिक ज्वाला पैदा की जा सके। लेकिन जब वे शराब पी रहा था तो उसने उसके साथ मारपीट की। उसकी माँ ने रसोई में गाना गाया था, साइडर गर्म कर रही थी और टार्टर्स बेक कर रही थी। परंतु जब उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया तब उसकी माता बीमार होकर मर गई। अपनी कल्पना में खोए हुए माचिस की तीली जल गई। उसकी उंगलियां गुनगुना रही थी। उसने जली हुई माचिस की तीली अपने हाथ में पकड़ रखी थी। रेवेन ने मैच वुमन को खिड़की से देखा था, फ्रूट लॉफ का एक मोटा टुकड़ा खाते हुए, उसे वासेल से धोते हुए। तुमने अपने हाथ जला लिए, अबे साले, मकान मालिक ने उसे ताना मारा। फास्फोरस ने आपके मस्तिष्क को खा लिया है के साथ एकदम आप अतिक्रमण कर रहे हैं। चले जाओ। माचिस की तीली स्नोड्रिफ्ट में खामोश खड़ी रही क्योंकि गुच्छे गिरे थे। एक कठोर हंसी के साथ रेवेन ने खिड़की का शटर बंद करने से पहले मैच वुमन के परिवार को श्राप दिया। मैच वुमन ने बोर्डिंग हाउस से संपर्क किया और एक और माचिस जलाई। हाथ में माचिस लेकर वे फूस की छत को रोशन करने के लिए पहुंची। पुआल जल्दी और चमकीला जल गया। हेलो गाइस, भाग 3। ये लगभग अंधेरा था, आधी रात के करीब था। ऐसा लग रहा था कि पूरा कोपेनहेगन अंदर है, दावत कर रहा है और पी रहा है और नए साल की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। मैच वुमन को छोड़कर सभी जैसे ही वे गली के कोनों से गुजरी जहां उसने एक लड़की के रूप में माचिस बेची थी। उसने लापरवाह प्रत्याग के साथ माचिस जलाई और झाड़ दी। हर बार जब चीथड़ों का ढेर या मिट्टी के तेल का पोखर या घास की गठड़ी प्रज्वलित होती थी तो उसकी आंखों में सोना चमक उठता था। RRH अपने नीले ग्रे पैरों पर वे जमी हुई गलियों और धुएं के गुच्छों से गुजरती थी। उसके पीछे अलार्म और आतंक की चीखें सुनाई देती थी। जैसे ही कोपेनहेगन की आग एक संरचना से दूसरी संरचना में फैलती है, दमक दमक
दमकल कर्मियों को उन्हें बुझाने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। सब बर्फ में बदल गया था। द मैच वुमन अपनी आंखें बंद करके जैसन एंड सोल्डरबर्ग के लिए अपना रास्ता खोज सकती थी, क्योंकि उसने अपना अधिकांश जीवन आगे पीछे घूमने में बिताया था, गालियों के नीचे, बगल के प्रवेश द्वार से होते हुए सीढ़ियों से फैक्ट्री के फर्श तक। चोली से दादी की तस्वीर खींचकर एक बार चूमा। आपने मुझसे अंत में मिलने का वादा किया था, उसने कहा। मुझे वे मक्खन कुकीज लाओ जो अपने नए साल के लिए बनाई थी। उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने सभी माचिस की डिब्बियों को अपने कार्यक्षेत्र के पास बड़े करीने से इकट्ठा कर लिया। अपनी जॉर्जर मेज पर झुकी हुई उसने एक बार में सफेद फास्फोरस लगभग 1 दर्जन बोतल उधेड़ ली। इससे पहले कि वे अपनी आखिरी माचिस मारती, उसने सोचा कि माचिस इतनी छोटी चीजें कैसे होती हैं जो इस्तेमाल होने और जलने के बाद डिस्पोजेबल होती हैं। माचिस की तीली की तरह वे भी गर्म करने और जलाने दोनों में सक्षम थी, और मैच वुमन को लगा कि अब जलने का समय आ गया है। गाइस, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।